हेलो दोस्तों, टैगोर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसका जो 2022 का एडमिशन होने वाला है 2022-23 सेशन में, तो क्या इसका एडमिशन का प्रोसेस है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 2022 से ये यूनिवर्सिटी किस प्रकार एडमिशन लेगी। एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट भी जिसका आ गया है उसी के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। ये बातें तो आपको पता है। आपकी मार्कशीट आ चुकी है। अब आगे का प्रोसेस ये होगा कि हर यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने CUET का फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था, आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे, CUET का जब फॉर्म भर रहे थे, तो आपसे वहाँ पे किस किस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं ये आपसे पूछा गया होगा। तो आपने 2, 4, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से वहाँ पे पूरा अपना फॉर्म में प्रेफरेंस भरा होगा कि आप उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। तो अब आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरते टाइम किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं वहाँ पे डाला था और आप उसमें लेने के इच्छुक हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा जहाँ पे आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए देख लेते हैं कि इस जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है इसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या ये सब्जेक्ट मांग रही है CUET का जो आपने दिया होगा एग्ज़ाम उसके लिए। तो आइए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दिस गाइडलाइंस आर फाइनल और प्रैक्टिकल रीजन कीपिंग व्यू द फॉर्मेट ऑफ NTA फॉर CUET 2022 सिंस द अपलोडेड। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो अपने मेन चीज़ पे आते हैं, जो हमारी आज की मेन जो चीज़ है, जो मेन मुद्दा है डिस्कस करने का, तो उस पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AU बोलते हैं, इसमें UG लेवल पे जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे AU के नाम से हम लोग जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें UG के जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं उनमें जो आपका NTA में जो सब्जेक्ट का डिवीज़न हुआ था, जिसमें एक था सेक्शन 1A था, 1B था, सेक्शन 2 था और सेक्शन 3 था। ऐसे सेक्शन बटे हुए थे। 1A में कुछ लैंग्वेज थी, 1B में कुछ लैंग्वेज थी, सेक्शन 2 में कुछ डोमेन सब्जेक्ट थे और सेक्शन 3 में यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यदि आप एडमिशन के इच्छुक हैं तो आपको सेक्शन 1A में से जो लैंग्वेज थी, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ भी थी, बहुत सारी यहाँ भी थी, लेकिन आपको यहाँ से हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मतलब आपने CUET के एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर दिया हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए कि आपने हिंदी और इंग्लिश में से कोई पेपर दिया ही नहीं CUET में, तब आप किसी भी कोर्स में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि जो सेक्शन 3 है, जो जनरल टेस्ट है, वो भी कंपलसरी है। कंपलसरी किसी भी कोर्स में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास CUET में या तो आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपने पेपर दिया हो और प्लस जो जनरल टेस्ट है वो आपने दिया हो, यानी कि ये दोनों तो एकदम कंपलसरी हो जाते हैं। अब डोमेन में यहाँ थोड़ा सा ऑप्शनल वाली बात आ जाती है, तो डोमेन का देख लेते हैं क्या सीन है। अब जैसे यहाँ पे आप BPA कोर्स होता है, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें इन्होंने क्या रखा है डोमेन में, म्यूज़िक जनरल। तो इसका अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगला कोर्स है फाइन आर्ट BFA, यहाँ पे इन्होंने वही फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगला कोर्स है BLLB। तो अगर आपने लीगल स्टडी में पेपर दिया है, मतलब CUET में लीगल स्टडी का जो पेपर हुआ था CUET का, वो अगर आपने दिया है तभी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 1A से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होनी चाहिए और जनरल टेस्ट, ये दो तो एकदम कंपलसरी हैं। बाकी जो अभी डोमेन बता रहा हूँ मैं,
ये यहाँ पे क्या क्या इन्होंने रखा है ये अभी आगे देखते हैं। अब जैसे कि बीकॉम है, तो बीकॉम में अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, मतलब ये कंपलसरी है, ये अगर आपने पेपर दिया है तभी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बीएससी होम साइंस है, यहाँ पे होम साइंस आपका होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हैं। बीएससी मैथ है, यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई दो होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दिया था सीयूईटी वाले पेपर में, और आपके पास हिंदी आपने दिया था और आपने दिया था जनरल टेस्ट, हिंदी दिया था आपने, जनरल टेस्ट दिया था और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। वो अलग बात है कि आपको काउंसलिंग लेटर, आपकी जो मार्क्स आया है, आपको जो एनटीए के द्वारा जो मार्क्स दिया गया है, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपका, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसके बेसिस पे ही आपको काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा। आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ही उसी बेसिस पे आपको काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। अब जो ये बीए का है, इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। अब इनमें से कोई दो अगर आपने पेपर दे रखा है सीयूईटी में, तो आप बीए में एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इतनी सारे 8 सब्जेक्ट हैं बीए में, इन्होंने 8 सब्जेक्ट रखा है, काफ़ी ऑप्शन है। तो इनमें से कोई भी दो अगर आपने दे रखा है सीयूईटी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आगे कुछ नहीं है। तो इतने ही कोर्स थे हमारे, कहाँ पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये कोर्स हो गए आपके, और जो लैंग्वेज के तौर पे हिंदी या इंग्लिश आपके पास होना ही चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, और डोमेन में ये इधर जो यहाँ पे दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डोमेन में आ जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपने ऑप्शन में फॉर्म भरते टाइम, जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उस टाइम अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भरा रहा होगा, तभी आपको इसका काउंसलिंग लेटर आएगा, वरना नहीं आएगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा जो आपकी सीयूईटी की जो मार्कशीट है उसके बेस पे समझ लेते हैं कि क्या सीन है। जो आपका स्कोर कार्ड है एक तरीके से, तो आपका स्कोर कार्ड कुछ इसी तरीके से आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये स्टूडेंट हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। हिंदी दिया है, सेक्शन 1A से इन्होंने हिंदी दिया है, केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है और जनरल टेस्ट दिया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे ये एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल टेस्ट है इनके पास, ठीक है, हिंदी भी है इनके पास, ठीक है, लेकिन अगर डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन इनका कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। ना तो बीए के लिए इनका डोमेन मैच हो रहा है, ना ही बीएससी के लिए। बीए में जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, जो 8 सब्जेक्ट मैंने आपको बताई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारी, वो भी इनके पास नहीं है। दूसरा केमिस्ट्री और फिजिक्स है, तो ये बीएससी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस 3 सब्जेक्ट में से कोई 2 मांगा था। इन तीन में से कोई 2 मांगा था। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके पास सिर्फ फिजिक्स है, ना तो मैथ है, ना तो कंप्यूटर साइंस है। तो इस यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये एलिजिबल नहीं है। बीएचयू में के लिए ये एलिजिबल है, और वो भी सिर्फ किसके लिए, बीएचयू बीए के लिए। हिंदी है इनके पास, जनरल टेस्ट है, तो उसके बेस पे ये बीएचयू में बीए के लिए एलिजिबल हैं। और बीएचयू में जो वोकेशनल कोर्स चलते हैं, वोकेशनल कोर्स, उसके लिए भी ये एलिजिबल हैं, क्योंकि जो बीएचयू में वोकेशनल कोर्स हैं उनमें भी हिंदी और जनरल टेस्ट ही मांगा गया है। और बीए में जो सोशल और आर्ट 2 चलते हैं, 2 फैकल्टी हैं, सोशल साइंस है और आर्ट फैकल्टी है, दोनों जगह बीए के कोर्सेज चलते हैं, तो उसके लिए भी ये एलिजिबल हैं। उसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट है, उम्मीद करता हूँ इसका उद्देश्य यही था। जैसे अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहाँ अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे ये किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है जो इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है अपना एग्ज़ाम में। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये बीए के लिए और जो वोकेशनल कोर्स चलते हैं उनके लिए एलिजिबल हैं। फिर इन्होंने एक और चौथा ऑप्शन रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यहाँ पे भी ये किसी भी कोर्स के लिए, तो ये इनका ये भी कट जाता है। फिर इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कट जाता है। इनके पास ये 2 बचते हैं, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते, ये सिर्फ आर्ट या फिर जो वोकेशनल कोर्स हैं वहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
और जो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, जिस पे अभी अगला वीडियो मेरा शायद इसी यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो आप जुड़े रहें चैनल से। धीरे धीरे करके मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए आपने जिन भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्होंने 4 यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया है। तो आपने जितनी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, उन हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उनकी जो वेबसाइट है उसको हर दिन सुबह शाम एक एक बार कम से कम देखते रहें। और अपनी ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी फॉर्म भरते टाइम डाली होगी, फॉर्म में जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी उसको हर दिन चेक करते रहें कि क्या कुछ नया ईमेल तो नहीं आया है। क्योंकि हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म भर दें, काउंसलिंग लेटर भेज दें, और कुछ हो सकता है आपसे काउंसलिंग फॉर्म भरवाएं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी ईमेल आईडी रोज़ चेक करें, रोज़ सुबह शाम। और जिन यूनिवर्सिटी का आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, जिन यूनिवर्सिटी का आपने अप्लाई किया था, उनकी वेबसाइट हर दिन विजिट करते रहें, ताकि कुछ भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। ऐसा ना हो कि किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का फॉर्म आए, काउंसलिंग का फॉर्म आए और वो बीत जाए और आपको पता भी ना चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके के वीडियो मैं रोज़ लेके आऊँगा हर यूनिवर्सिटी पे, और CUET से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी मैं वो हर चीज़ अपने इस चैनल पे डालूँगा। तो आज का प्रवचन यहीं तक। अगला वीडियो आएगा किसी नई यूनिवर्सिटी के बारे में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।